बेस्ट ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम नीतीश ने 6 लेन गंगा पुल परियोजना के द्वितीय चरण के निर्माण कार्य का लिया जायजा। सीएम ने निर्माण कार्यों को तेजी से पूर्ण करने का दिया निर्देश। कहा 6 लेन गंगा पुल परियोजना के पूर्ण होने से पहले इस क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना से निर्बाध सड़क संपर्कता मिलेगी। तेज प्रताप यादव पर उनके ही समर्थक ने लगाया गंभीर आरोप। समर्थक ने वीडियो जारी कर कहा, तेज प्रताप यादव ने गुंडों से मेरी पिटाई करवाई। तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर 26 नवंबर हुई पिटाई की घटना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नक्सलियों से अपील। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में लौटे नक्सली आत्मसमर्पण कर छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 5 लाख रुपए की इनामी नक्सली रामदेव सहित 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष का हंगामा। विपक्ष ने गले में कपास की मालाएं पहनकर किया अनोखा प्रदर्शन। विपक्ष ने कपास के उचित दाम और किसानों के कर्ज माफी की मांग की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की बिहार की खबरों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कच्ची दरगाह बिदुरपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के द्वितीय चरण के हाजीपुर महनार पथ से चक सिकंदर तक के निर्माण कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कच्ची दरगाह बिदुरपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के प्रथम चरण के लोकार्पण के बाद पटना से राघोपुर तक की संपर्कता बहाल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के निर्माण कार्य का नियमित निरीक्षण करते रहे हैं और इसे जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कच्ची दरगाह बिदुरपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के बचे हुए कार्यों को तेजी से पूर्ण करें। साथ साथ पहुंचे पथ पर भी निर्माण कार्य पूर्ण करें ताकि आवागमन निर्बाध और सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने कहा कि कच्ची दरगाह बिदुरपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के पूर्ण होने से इस क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना से निर्बाध सड़क संपर्कता मिलेगी। इस क्षेत्र में कृषि उद्योग सहित अन्य व्यवसायों का और तेजी से विकास होगा। आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में इलाज के लिए पटना पहुंचने में मरीजों को भी काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सेतु पर भी यातायात का भार कम होगा तथा उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की संपर्कता के लिए लोगों को एक और वैकल्पिक मार्ग मिलेगा, जिससे आवागमन और सुगम होगा। इस पुल के निर्माण से पटना शहर के बाहर से ही लोग उत्तर बिहार के विभिन्न जगहों पर आसानी के साथ आवागमन कर सकेंगे। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कुछ न कुछ विवादों में घिरे रहते हैं। तेज प्रताप यादव पर एक नया आरोप उनके ही समर्थक अविनाश कुमार ने लगाया है। समर्थक के द्वारा एक वीडियो जारी किया जाता है जिसमें उन्होंने बताया, मैंने तेज प्रताप यादव के लिए चुनाव प्रचार में तन मन से काम किया, मगर तेज प्रताप यादव ने 7 दिसंबर 2025 को 20 से 25 गुंडों से मेरी पिटाई करवाई। तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास 26 नवंबर पर ये पूरी घटना हुई। आरोप लगाने वाले अविनाश कुमार ने कानूनी कार्यवाही करने की भी बात कही है। तेज प्रताप यादव जी के लिए जितनी शिद्दत से चुनाव प्रचार करिएगा, मेहनत करेगा, उसका नतीजा ये है कि आपका बंडी फटा मिलेगा। 20 से 30 गुंडों के साथ मुझ पे आक्रमण किया गया, मारा गया बेहद घटिया तरीके से, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और 26 नंबर आवास के अंदर मारा गया है, तेज प्रताप यादव के आवास के अंदर। मुख्य दर्शक बन के सब देखते रह गए। न्यूड वीडियोस तक हमारी बनाई गई और मेरे फोन को 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक माननीय के आवास में रखा गया। माननीय के द्वारा जब यहाँ क्या नाम है खान सर के यहाँ रिसेप्शन में गए तो उन्होंने फोन मांगा तो मैंने दे दिया। उसके बाद फिर मार पीट करके प्रेम भैया हमारे रिश्तेदार हैं अंदर ले गए। ऐसे पहले ही तो अंदर ले गए, हम बोले कि नहीं जाएंगे मौसा, तो बोले कि हम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब वो गए फिर उनको अलग कर दिया गया। उसके बाद मेरे साथ बेहद घटिया तरीके से मारा गया मुझे। विवेक प्रकाश और सारे लोगों ने मुझे बोला गया कि
पूर्वी चंपारण के भाजपा कार्यालय में सारण और चंपारण के क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए की जीत पर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित करने, उद्योग धंधे लगाने और रोजगार प्रदान करने पर सरकार काम करेगी। उन्होंने तेजस्वी यादव की हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने की आलोचना की और कहा कि जनता के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। आज तक अच्छे तरीके से नहीं लग पाया। इस 5 वर्षों में बिहार के अंदर उद्योग का जाल बिछेगा और प्रत्येक 3 महीने में ये रिपोर्टिंग, हमारा श्वेत पत्र हम जारी करेंगे कि हमने उद्योग के मामले में किस हद तक जो है सफलता पाली है और एक एक दिन का हम उपयोग करते हुए बिहार के अंदर उद्योग का जाल बिछाएंगे और युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। भागलपुर स्थित तिलका मांझी विश्वविद्यालय में अवैध रूप से रह रहे छात्रों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कई बार जिला प्रशासन को पत्र भेजकर हॉस्टल खाली कराने की मांग की गई थी। इसी के मद्देनजर सोमवार को जिला प्रशासन की टीम ने विश्वविद्यालय परिसर में बड़ी कार्यवाही की। सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार, डीएसपी अजय चौधरी सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारी विश्वविद्यालय के विभिन्न हॉस्टलों में पहुंचे और माइकिंग कर छात्रों को अंतिम चेतावनी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि जिन छात्रों के पास हॉस्टल में रहने की वैध अनुमति नहीं है, वे कल तक हर हाल में हॉस्टल खाली कर दें। प्रशासन ने साफ कर दिया कि निर्धारित समय सीमा के बाद यदि कोई हॉस्टल में पाया गया तो अगले दिन पुलिस बल की सहायता से पूरे हॉस्टल को खाली कराया जाएगा। भागलपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अलग अलग जगहों पर बड़ी सफलता हासिल की है। पहली कार्रवाई गोराडी थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में की गई, जहां पुलिस ने सर्वेश कुमार को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि सर्वेश हथियार लेकर गांव में घूम रहा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ में सर्वेश ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों से खतरे की वजह से वो अपने पास देसी कट्टा रखता था। दूसरी बड़ी कार्रवाई सबौर थाना क्षेत्र पुलिस ने की। पुलिस को सूचना मिली थी कि मुन्नीलाल शाह शराब की तस्करी में शामिल है। सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने जब उसके ठिकाने पर पहुंची तो मुन्नीलाल शाह को देसी शराब और एक मस्केट के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गश्ती के दौरान गोराडी थाने को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति देसी कट्टा लेकर वहां पर घूम रहा है। उसी सूचना के सत्यापन के पश्चात वहां पर थाना की गश्ती जब जाती है तो उस व्यक्ति के पास से एक कट्टा बरामद हुआ है, जिस संबंध में 323-25 कांड गोराडी थाना अंतर्गत 8 दिसंबर को दर्ज किया गया है आर्म्स एक्ट के अंतर्गत। इसमें जो कट्टा बरामद हुआ है उसको जब्त किया गया है। जो व्यक्ति है सर्वेश कुमार, पिता जलंधर यादव, ये रामचंद्रपुर गोराडी का रहने वाला है। इसका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके हम लोग जेल में विधिवत कार्रवाई करके जेल में ले जा रहा है। नेशनल हाईवे आरा मोहनिया पथ पर भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दुल्हीनगंज ओवरब्रिज पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार अधेड़ को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर लोगों के बीच अफरा तफरी मच रही थी। वहीं घटना की सूचना पाकर स्थानीय थाना और परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके पश्चात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया। जानकारी के अनुसार मृतक जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर पूर्व मोहल्ला वार्ड नंबर 17 निवासी नलिनी रंजन मिश्रा के 58 वर्षीय पुत्र प्रियरंजन मिश्रा हैं। वो AMR काम करते थे। ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन आरा आते थे, MR का काम करते थे और दुर्भाग्यवश आज उनका एक्सीडेंट हो गया। पीछे से कोई गाड़ी वाला वापस लौट रहे थे। हाँ, वापस लौट रहे थे, पीछे से कोई गाड़ी कहाँ वाला पर हुआ एक्सीडेंट? ये दुल्हिनगंज ओवर ब्रिज पर हुआ। आप लोगों को जानकारी कैसे मिली? थाना से फोन किया, इसके बाद हम लोग आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अंजनी कांत मिश्रा हुआ। क्या लगता है आप मृतक के? वो हमारा पोता लगता है। अब बात करेंगे झारखंड के खबरों की। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में दूसरे दिन पेश किए गए अनुपूरक बजट पर तीसरे दिन भी विपक्ष द्वारा जमकर सवाल उठाया गया, जिस पर पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष ने करारा जवाब दिया है। इसी बीच सदन परिसर में बीजेपी के मुख्य सचेतक सह हटिया विधायक
नवीन जायसवाल ने हमारी संवाददाता तृप्ति से कई ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार में चर्चा की। तो वहीं खीजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने एपीएन न्यूज के माध्यम से भाजपा के सवालों पर खुलकर पलटवार किया है। हमारे बीच मौजूद है इस वक्त खीजरी विधायक राजेश कश्यप। देखिए, मैं विपक्ष जो है कि अगर हम बजट को अगर हम बड़ा अनुपूरक बजट हम बड़ा करते हैं तो कटौती प्रस्ताव भी डालता है। फिर क्यों डालते हो कटौती प्रस्ताव? कल परंपरा निर्वाह करने के लिए थोड़ी डालते हो। बजट को हम लोगों ने छोटा इसलिए किया है कि हमारा जो कुल बजट है सरकार का 1,45,000 करोड़ रुपया, तो 1,45,000 करोड़ रुपये उसमें योजना मत में हमारा 97,000 11,000 करोड़ की चर्चा हो रही थी और सिर्फ 7,700। मैंने कहा कि भाई 97,000 करोड़ रुपया हमारा योजना मत में है, बाकी हमारा कुल बजट है। देखिए, ये सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है एसटी, एससी, ओबीसी और आरक्षण का तो भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो इसीलिए डूब मरना चाहिए कि वो जो है आरक्षण को भी काटता है और जो स्कॉलरशिप का जो पैसा था बच्चों का, अगर कोई कटौती किया था तो रघुवर दास के टाइम में भारतीय जनता पार्टी ने किया था। हम तो उसको बढ़ा करके दिए हैं। रही बात स्कॉलरशिप देने की, तो यहाँ पे जो भी कोई भी योजना नियम से चलता है। नियम ये है कि कुछ पैसा केंद्र देगा। छात्रों को क्या संदेश देंगे जिन्होंने मैंने कहा कि बीजेपी को घेरिए और ये कहिए कि सरकार तो देना चाह रही है, लेकिन जो नियम से सरकार बंधी हुई है, अगर आपको केंद्रांश अगर देना है, केंद्र का हिस्सा देना है स्कॉलरशिप का, तो दीजिए, नहीं तो हाथ खड़ा कर दीजिए, राज्य सरकार अपना। तो धान खरीद को लेकर जो बात हुई, यहाँ पर विपक्ष जो आवाज उठा रही है इस पर भी चर्चा सरकार कर रही है और इस पर जल्द पहल करेगी। और छात्रवृत्ति को लेकर जो हेमंत सरकार का यहाँ पर संदेश है जो कांग्रेस विधायक की तरफ से दिया गया है, उसमें ये कहना है, राजेश कच्छप का कहना है कि यहाँ पर जो है सो केंद्र की तरफ से ही सबसे ज्यादा जो है सो यहाँ पर एसटी, एससी और ओबीसी के छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई है, बल्कि सरकार, हेमंत सरकार जो अपनी तरफ से ज्यादा छात्रवृत्ति दे रही है और भी आगे देगी। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन का आज दूसरा दिन था, जहां पर अनुपूरक बजट 7,721.25 करोड़ का पेश किया गया, इसे पारित किया गया। छात्रवृत्ति को लेकर आज काफी हंगामा हुआ और धान की खरीद को लेकर भी काफी ज्यादा आवाज उठाई गई। इस पर आप क्या कहेंगे? इतना हंगामे के बाद भी क्या असर? देखिए, अभी आप प्रैक्टिकल बात को समझिए। किसान धन कटनी हो गया, किसान को धान अपने घर में रखने का जगह नहीं है, खेत खलिहान में रख नहीं सकते हैं, चूहा जानवर से परेशानी है। आनन फानन में सरकार समय रहते धान क्रय की शुरुआत नहीं की, जिससे 1500-1600 रुपया प्रति क्विंटल बिचौलिए खरीद रहे हैं। बगल के राज्य छत्तीसगढ़ में वहाँ की सरकार खरीद रही है। यहाँ का धान बिचौलिए के माध्यम से छत्तीसगढ़ जा रहा है। यहाँ के किसान को जो 3200 का कमिटमेंट था, आज छोड़िए 2400 भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सरकार किसानों के साथ धोखा दे रही है। नौजवान के साथ जो छात्रवृत्ति है, इससे बड़ा दुख क्या होगा कि आप एसटी, एससी, ओबीसी जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको छात्रवृत्ति जो मिलता था, आप वो छात्रवृत्ति 2 साल से नहीं दे पाए। तो इनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये चाहते हैं कि बच्चे अशिक्षित रहे ताकि इनका लूट का खेल चलता रहे। मुख्यमंत्री के पास ही शिक्षा विभाग है, तो आपका सीधा उन्हीं पर ये विभाग मुख्यमंत्री के पास हो या मंत्री के पास हो, छात्र झारखंड के हैं, एसटी, एससी, ओबीसी हैं, क्या उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलना चाहिए था समय पर? तो आपने सुना कि आंकड़ों के साथ विधायक नवीन जायसवाल ने यहाँ पर बात रखी है। तमाम आंकड़ों की उन्होंने बात की, चाहे छात्रवृत्ति की बात करें या धान खरीद को लेकर जो उन्होंने बताया है कि सरकार पर कई जो आरोप है उसके तथ्य उन्होंने गिनवाए। दावे के साथ वो कह रहे हैं कि कई तरीके के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों के लिए उनकी ये जो मांगे है, ये उनका कहना है कि इन मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए। सिर्फ मैया योजना पर सरकार का ध्यान है, वो मैया योजना को लेकर भी वो पूरी तरह से यहाँ की महिलाओं को संतुष्ट नहीं कर पा रही सरकार। ऐसा इल्जाम विधायक और मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने सरकार पर लगाया। देखना होगा अगले दिन की कार्रवाई में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार।
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन पहली पाली में शिक्षा, स्वास्थ्य और बालू का अवैध खनन से जुड़े मुद्दों पर दोनों पक्षों में जमकर बहस देखने को मिली। तो वहीं दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर चर्चा शुरू हो चुकी है। इसी बीच बेरमो जिले से कांग्रेस विधायक कुमार जय मंगल सिंह ने पूर्व शिक्षा मंत्री सह कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव के आरोपों पर सफाई देते हुए एपीएन न्यूज से खुलकर बात की है। हमारे बीच इस वक्त कोडरमा विधायक नीरा यादव है। आइए उनसे जानेंगे क्या कहना है उनका, क्योंकि वो खुद पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुकी है और शिक्षा के मुद्दे को उन्होंने गर्मजोशी के साथ आज सदन में उठाया है। और छात्रवृत्ति को लेकर सबसे ज्यादा विपक्ष द्वारा जो हंगामा किया गया, उनसे जानेंगे छात्रवृत्ति को लेकर जो आपने कई सवाल उठाए हैं सत्ता पक्ष पर, और क्या कहना है आपका, आपकी इस पहल के बाद किस तरीके का असर होगा, क्या आप इस पर कहना चाहिए? देखिए, हम शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अब इस वजह से या जैसे कहिए इतना ज्यादा फोन कॉल आते हैं कि मैडम हम लोगों को 2-2 साल से छात्रवृत्ति रुका है, तो बहुत अफसोस होता है। और इतने लाचारी बताते हैं हमारे बच्चे कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, अपने भविष्य को लेके बहुत चिंतित हैं। परीक्षा की फीस की बढ़ोतरी को लेकर भी हंगामा हुआ। दोनों चीज हुआ है। देखिए, एक तो छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा, वो अपना फी नहीं भर पा रहे हैं, उनको मजबूरन विवश होकर के होटलों में प्लेट मांगना पड़ रहा है क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं। और दूसरी बार जो अभी मैट्रिक और इंटर की जो एग्जाम होने हैं, उनका फी इतना सरकार बढ़ा दी है। देखिए, हम बच्चों को इतना ही कहना चाहेंगे, तो झारखंड में जो सरकार है उनका दायित्व होता है कि अपना किस प्रकार से यहाँ के हर वर्ग के लोगों को संतुष्ट करे। दूसरी बात, जो केंद्र पे ये बार बार बोल फेंकने का काम करते हैं, इस पे स्पष्ट कहना चाहते हैं कि आपको पैसा हर तरह से केंद्र देने के लिए तैयार है। अब उनको राशन खरीदने के लिए पैसा दे और वो अपना जूता मोजा खरीद के आ जाए, उनको फी स्कूल में फी जमा करने के लिए पैसा दे। स्थानीय विस्थापित युवाओं द्वारा बोकारो आईटीआई मोड़ और बोकारो नगर सेवा भवन के सामने धनबाद सांसद दुल्लू महतो का पुतला दहन किया गया। इस आक्रोश प्रदर्शन में शामिल स्थानीय युवाओं ने सांसद को विकास विरोधी बताया और उन पर बोकारो में प्रस्तावित एयरपोर्ट को धनबाद ले जाने की बात भी कही। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने बताया, सांसद दुल्लू महतो नहीं चाहते हैं कि बोकारो से हवाई उड़ान उड़े, क्योंकि जब बीएसएल द्वारा बोकारो हवाई अड्डे को शुरू करने में अवरोध बन रहे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, वो उस कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और अतिक्रमण हटाने वाले बीएसएल अधिकारियों को डांट फटकार लगा रहे हैं। इतने तत्पर वह कभी विस्थापितों के लिए नहीं रहे। धनबाद सांसद दुल्लू महतो विकास विरोधी है और विस्थापित विरोधी हैं। झारखंड की मुख्य सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने रांची के हरमू स्थित वीर कुंवर पार्क में दुर्लभ और औषधीय पेड़ कल्पतरु का पौधारोपण किया है, जिसे लेकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड सरकार का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में उन्होंने अपनी स्वर्गवासी मां की याद में पौधारोपण किया। आपको बता दें, भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्णित एक दिव्य वृक्ष है कल्पतरु, जिसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है और इसे समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक का दर्जा भी दिया जाता है। ये खासकर झारखंड की राजधानी रांची में पाए जाने वाला ऐसा दुर्लभ पेड़ है जो लोगों की आस्था का भी केंद्र है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। राजनांदगांव शहर के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान सीएम साय ने बताया कि नक्सली के सेंट्रल कमेटी मेंबर रामदेव सहित 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सली रामदेव पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में बचे हुए नक्सलियों से भी अपील की है कि छत्तीसगढ़ में बचे हुए नक्सली सरकार के सामने समर्पण कर दें और छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार नक्सल मामले पर हमारी सरकार काम कर रही है और हमारी सरकार नक्सलियों से समर्पण के लिए लगातार अपील कर रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन से समग्र छत्तीसगढ़ के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी दिशा में राज्य में लागू नवीन गाइडलाइन दरों के संबंध में विभिन्न हितधारकों से सुझाव, ज्ञापन एवं प्रस्ताव प्राप्त हुए।
जिन पर विचार कर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। लोकसभा में चर्चा के दौरान बस्तर सांसद महेश कश्यप ने बस्तर क्षेत्र के युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाया। उन्होंने युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से से प्रश्न करते हुए कहा कि राष्ट्र सेवा योजना जैसे राष्ट्र निर्माण से जुड़ी योजनाओं को बस्तर के दूरस्थ वनांचल और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। लोहारी से गोड़लाभाए तक 10 किलोमीटर लंबी सड़क के नवीनीकरण का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 134.41 लाख रुपए की लागत से जारी है, लेकिन कार्य की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है और घटिया सामग्री का उपयोग कर निर्माण कार्य को जल्दबाजी में पूरा किया जा रहा है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। नर्मदापुरम के उप संचालक कृषि एवं कल्याण विभाग के अधिकारी JR हेडाऊ को लोकायुक्त ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। खाद बीज का लाइसेंस के नवीनीकरण के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत और शराब की मांग की थी। लोकायुक्त ने बताया कि इस कार्यवाही में 5 सदस्यीय टीम ने लोकायुक्त SP दुर्गेश राठौर के निर्देश पर यह छापेमारी की है। आरोपी अधिकारी खाद और बीज कारोबारी के लाइसेंस का नवीनीकरण के नाम पर 40,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की। महाराष्ट्र में हल्की ठंड होने के बावजूद राज्य का राजनीतिक माहौल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। विपक्षी दलों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए विधान भवन की सीढ़ियों पर जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवेशन के दूसरे दिन ये आंदोलन और तेज हो गया। आंदोलनकारियों ने गले में कपास की मालाएं पहनकर अनोखा प्रदर्शन किया। कपास को उचित भाव दो, ये उनकी मुख्य मांग थी। किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, ऐसा आरोप करते हुए किसानों को न्याय दो जैसी जोरदार नारेबाजी की गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विधायक महेंद्र दलवी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे नोटों की गड्डियों के साथ नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर सियासत गर्म है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता भास्कर जाधव ने मीडिया से बातचीत करते हुए महेंद्र दलवी को लेकर सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्रियों ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में पैसा वितरित किया गया। जाधव ने आगे कहा कि एक मंत्री चारपाई पर हाथ में सिगरेट लेकर बैठे थे। ये देखना सरकार की जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। महाराष्ट्र में स्कूल और कॉलेज के परिसर में गुटखा और मादक पदार्थों की बिक्री बढ़ती जा रही है। ये गंभीर शिकायत सामने आई है। शासन के नियमों के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के भीतर ऐसे पदार्थों की बिक्री पूरी तरह से निषिद्ध है। बावजूद इसके कई स्थानों पर स्टॉल्स और ठेले नियमों का उल्लंघन करते हुए खुलेआम चल रहे हैं, ऐसा स्थानीय नागरिकों ने बताया। स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग नागरिकों, सामाजिक संगठनों और अभिभावकों ने प्रशासन से की है। उन्होंने प्रशासन को निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की है। स्कूल और महाविश्वविद्यालयों के परिसर में गुटखा और मादक पदार्थों की बिक्री पर कार्यवाही के लिए विशेष टीम तुरंत नियुक्त की जाए। अठारह देशों का प्रतिनिधि मंडल नासिक के वेंकटेश्वर पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग अजंग पहुंचा। 18 देशों के प्रतिनिधि मंडल ने पहुंचकर भारतीय सेना के अग्निवीर सैनिकों के प्रशिक्षण और भारत में खेती के आधुनिक तरीकों, रासायनिक तरीकों और सहकार क्षेत्र में किया जा रहे उल्लेखनीय कार्यों का निरीक्षण किया। लाइबेरिया, गाम्बिया, घाना, जॉर्डन, केन्या, लेबनान,
मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान और श्रीलंका के प्रतिनिधि इस महासम्मेलन में शामिल हुए। भारत के विकसित स्वरूप की झलक देखकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व कमांडो और वेंकटेश्वरा पावर एग्रो प्रोसेसिंग के अध्यक्ष शिवाजी राव डोले के सहकार और अग्निवीर क्षेत्र में किया जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की प्रशंसा की। अब बात करेंगे पंजाब की खबरों की। अमृतसर में पीटेक्स मेला 2025 के अंतिम चरण अमृतसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल के आगमन से व्यापारिक समुदाय में विशेष उत्साह देखने को मिला। राज्यपाल कटारिया ने मेले का दौरा करते हुए कहा कि ऐसे व्यापारिक मेलों के आयोजन से पंजाब की इंडस्ट्री और व्यापार जगत को नए अवसर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों और स्थानीय उद्यमियों को बड़े प्लेटफॉर्म से जोड़ने में पाइटेक्स जैसे आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेले के दौरान राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिला उद्यमियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और उनके योगदान को प्रोत्साहन देना पंजाब के आर्थिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अमृतसर में संयुक्त किसान मोर्चा, पंजाब बिजली कर्मचारियों और मजदूर संगठनों ने आज बिजली घर मजीठा में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025, सरकारी जमीनों की बिक्री, 4 नए लेबर कोड और सीड बिल 2025 के खिलाफ विशाल विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार द्वारा लाए गए इन सभी बिलों और कानूनों की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के जरिए बिजली विभाग को पूरी निजी कंपनियों के हवाले करना चाहती है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और कॉरपोरेट घरानों को फायदा मिलेगा। अमृतसर पुलिस द्वारा 328 पवित्र स्वरूप के लापता होने के मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद सिख संगठनों ने अमृतसर के भंडारी ब्रिज पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सुखजीत खोसा ने कहा कि सरकार द्वारा की गई कार्यवाही देर से लेकिन अधूरी है। उन्होंने कहा कि 5 साल बाद सिर्फ सेक्शन 295 के तहत एफआईआर दर्ज करना काफी नहीं है, बल्कि इंसाफ मांग रहे गुरसिखों पर हमला करने वालों के खिलाफ सेक्शन 326 और 307 के तहत भी सख्त केस दर्ज होने चाहिए। सुखजीत खोसा ने आरोप लगाया कि नवंबर 2023 में श्री दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स के अंदर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कई गुरसिखियों को लाठियों से पीटा गया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।